वेलकम टू माय शो, टू द जेसी शो। आज से कई साल पहले जब स्कूल एजुकेशन पूरी करके सीधे आप डिफेंस एकेडमी में गए आर्मी कैरियर के लिए, तो उस दिन क्या सोचा था कि इस मुकाम तक पहुंचेंगे, मिनिस्टर बनेंगे? बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन एक मन में जज्बा हमेशा होता है और हर युवा के होता है। मैं किसी से अलग नहीं हूँ। हर युवा के मन में होता है कि इस देश के लिए कुछ करना है, इस माँ के लिए कुछ करना है, और चाहे कोई भी क्षेत्र हो। फिर तो चुनौतियाँ अलग अलग आती हैं, और जब सेना जैसी एक इंस्टीट्यूशन में आप जाओ तो सेना तो सिखाती ये है कि एक लक्ष्य है और लक्ष्य को पूरा करना है, नंबर 2 कोई नहीं है, तो उसको पूरा करके आना है। और अब जिस फील्ड में है, वाकई में यहाँ पर जो काम आप जिस लेवल से कर सकते हैं, जहाँ तक कर सकते हैं, हर व्यक्ति तक आप वो लाभ पहुँचा सकते हैं जिसकी आप कभी खुद कल्पना करते थे। तो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू जॉइन पॉलिटिक्स स्ट्रेट अवे? कैसे? मैं जब पॉलिटिक्स में आया तो सबने मुझसे यही सवाल करा कि आप सेना छोड़कर राजनीति के अंदर, तो एक मन में एक भाव आया कि आज दुश्मन सिर्फ सरहद के पार नहीं है, सरहद के अंदर भी है। अलग अलग रूप के दुश्मन हैं ये। कोई गरीबी वाला दुश्मन है, तो जिस तरह से मेल न्यूट्रिशन है पूरे देश के अंदर, जिस तरह से जो 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो नीचे तक 15 पैसे पहुंचते हैं, ये सब करप्शन जो है, भ्रष्टाचार, अलग अलग रूप में दुश्मन है। अब उसको हम आज की पीढ़ी किस तरह से ख़त्म कर सकती है, ये है चुनौती। और आज की पीढ़ी के सामने अगर एक ज़बरदस्त रूप से एक इंस्पिरेशनल लीडरशिप आ जाए तो एक पूरी टीम तैयार हो जाती है इसको ख़त्म करने के लिए। आज आप नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों के करीब माने जाते हैं, तो इन लोगों से पहली बार मुलाकात कब हुई? नहीं, मुझे लगता है इनके करीब देश है। हम तो सब टीम मेंबर हैं, अपना अपना रोल है हमारा, और उस रोल को पूरा करने का एक जज्बा सब में रहता है। और जब अपने सामने आप परिस्थितियां बदलते देखते हैं तो एक और आत्मविश्वास आ जाता है कि यह संभव है। देखिए, एक समय था जब लोग कहते थे कि करप्शन इस देश का एक हिस्सा बन गया है, अब आप इस हिस्से में शामिल हो जाइए। आज पहली बार सबको लगता है कि हाँ, करप्शन को जड़ से हटाया जा सकता है। अब ऐसे जो फैसले हुए हैं वो एक ऐसा व्यक्ति ही ले सकता था और ऐसी सरकार ही ले सकती थी जो खुद करप्शन में बिल्कुल लिप्त नहीं है। पिछले 3 वर्षों से सारे देश में नरेंद्र मोदी की चर्चा है, तो इन 3 सालों में आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एज ए प्राइम मिनिस्टर टू दिस कंट्री क्या है? एक आत्मविश्वास लाना, एक देश के प्रति एक स्वाभिमान भी लाना कि भारत वही उस उच्च स्तर तक पहुंच सकता है जहां जिसकी हम किताबों के अंदर सिर्फ पढ़ा करते थे, हम उसको वापस वहां लेके जा सकते हैं। एक आत्मविश्वास कि हम न केवल देश के रूप में बल्कि व्यक्तिगत रूप में भी किसी से कम नहीं है विश्व के अंदर। एक ये आत्मविश्वास कि हम बदल सकते हैं, जो भी जिस भी तरह की परिस्थिति रही इस देश के अंदर उसको हम बदल सकते हैं, हमारी पीढ़ी बदलाव लेकर आएगी, ऐसा आत्मविश्वास। पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जाते हैं, लाखों लोग जुड़ते हैं, नारे लगते हैं उनके नाम से। क्या लगता है, इज ही एमर्जिंग एज ए ग्लोबल लीडर? आज इस देश में अगर एनर्जी की नीड है, अगर ऊर्जा की जरूरत है देश को, तो वो ऊर्जा कई अन्य देश हैं वहां से मिल सकती है। यानी वहां जाके उस देश से ऊर्जा का जो हमारे को ज़रूरत है उसका हम एक तरह से पक्की कर सकते हैं कि हमें ऊर्जा वहाँ से मिलेगी। तो चाहे हमारी एनर्जी नीड हो, या हमारी सिक्योरिटी नीड हो, या हमारे को यहाँ पर और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना हो, बाहर से पैसा भारत लाना हो, तो उसके लिए अलग अलग देश जाके मिलना पड़ता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, ग्लोबल लीडर कौन हो सकता है? ग्लोबल लीडर एक ऐसा लीडर जिसको लोग फॉलो करते हो। सोशल मीडिया के ऊपर आज विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाला अगर कोई राष्ट्र नेता है तो प्रधानमंत्री मोदी है। सही है। और पहले 10 के अंदर सुषमा स्वराज भी हैं। तो एक तरह से पूरे विश्व के अंदर लोग फॉलो कर रहे हैं भारत की लीडरशिप को, और प्रधानमंत्री मोदी उसमें सबसे आगे उभर कर आ रहे हैं। अमित शाह की अगुवाई में अशोका होटल में एक प्रेजेंटेशन था मिनिस्टर्स का, पूरा मीडिया भी आया था। क्या आपको लगता है कि अमित शाह इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए पॉलिटिशियन, स्ट्रेटजिस्ट एंड एन एडमिनिस्ट्रेटर आल्सो? बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है प्रधानमंत्री मोदी जी का और अमित शाह जी का।
एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का विजनरी लीडरशिप है, बिना थके काम करने का एक विजन कि भारत को मुझे कहां लेके जाना है। और ऐसा करते वक्त आपको एक टीम लीडर एक ऐसा चाहिए जो संगठन को मजबूत कर दे। सरकार और संगठन आज पहली बार बहुत मजबूत नेतृत्व में है। संगठन का एक एक स्कीम जो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च करी है, अगर आप देखें, आपके जो सुनने वाले हैं, देखने वाले दर्शक, वो अगर थोड़ा सा भी ध्यान करें तो उस स्कीम को लॉन्च करते वक्त कहा है कि इसका मैं परिणाम देखना चाहता हूं, और 1 साल के अंदर हमने वो परिणाम लोगों को ले जाकर दे दिया कि जनधन जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा उसके बाद आज तक 28 करोड़ जनधन के खाते खुल दिए। यानी पहले तो नहीं खुले थे, अब खुले हैं। मुद्रा योजना जब उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना होनी चाहिए, तो मुद्रा योजना आज 3.5 लाख करोड़ रुपए लोगों में बांटे जा चुके हैं। ये हमारे देशवासी तो हैं जिनके पास गए हैं, और कहीं ना कहीं मजबूती आई है। ये स्कीम खास तौर से संगठन ने नीचे तक पहुंचाई है। तो हजारों लाखों करोड़ों, और विश्व के अंदर सबसे बड़ी आज पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उनके जो कार्यकर्ता हैं जो कुछ सुन रहे होंगे आज, उन्होंने घर घर जाकर इस स्कीम को आगे फैलाया होगा, तब जाके इस मात्रा में स्कीम फैली है। तो सरकार और संगठन आज पहली बार ऐसा मजबूत नेतृत्व है, और क्लैरिटी अमित शाह जी की ऐसी अभूतपूर्व है। आप कोई भी सवाल उनसे कभी भी रखिए, कोई भी मीडिया रखिए, बिना किसी संकोच के सीधा सीधा जवाब, यानी क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत जबरदस्त है। यू आर कंसिडर्ड एज ए साइलेंट हीरो ऑफ 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस। बहुत 3 महीने से काम कर रहे थे आप, तो रोड मैप आपने कैसे बनाया इस सारे? मैं तो फिर भी आपके कैमरे के सामने हूँ। साइलेंट हीरो तो वो हजारों लाखों लोग हैं जो इस योजना को घर घर तक पहुँचा रहे हैं, जिनका मैं जिक्र अभी कर रहा था। यूपी का जो हमारी जीत हुई, वो जीत उन सभी साइलेंट हीरोज़ की वजह से हुई। और ये जो सारा स्वरूप है इसका कि 3 साल के अंदर किस तरह से प्रचार और प्रसार होगा, वो पूरा एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बन गए, जिसमें पीयूष गोयल जी, धर्मेंद्र जी, जावड़ेकर जी, ऑफ कोर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ वेंकैया नायडू जी। तो एक बहुत अच्छा एक टीम मिल जाती है काम करने के लिए। इस 3rd एनिवर्सरी पे मीडिया ने, अखबारों ने, टेलीविजन्स ने नरेंद्र मोदी को ज़बरदस्त अनप्रेसिडेंटेड रेस्पॉन्स दिया है। आपने पहले कोई मीडिया हैंडल नहीं किया था, तो इतना बढ़िया इफेक्टिव मीडिया मैनेजमेंट आपने इस बार कैसे किया? नहीं जगदीश जी, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि मीडिया को कोई हैंडल नहीं कर सकता। मीडिया अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र रूप से सोच विचार करके आगे बढ़ती है। मैं यहाँ एक थोड़ा सा आपको बतलाता हूँ कि मेरे नज़रिए में क्या फ़र्क रहा। पिछले 10 साल में जो यूपीए के साथ जो उनके रिलेशनशिप रहता था, मीडिया के चंद लोग, मुट्ठी भर लोग इतने नज़दीक हो गए थे सरकार के कि सिर्फ मीडिया का काम नहीं संभालते थे, वो धीरे धीरे सरकार का काम भी संभालने लग गए थे। तो बहुत ज़्यादा नज़दीकी हो गई थी। देखिए, जुडिशरी हो गया एक स्तंभ, एक एग्जीक्यूटिव हो गया, एक आपके लॉ मेकर्स हो गए, और एक आपका चौथा स्तंभ आपका मीडिया है। इनको दूरी बनाए रखना जरूरी है, आपस में लड़ना नहीं, लेकिन एक दूरी बननी, आपस की दूरी होनी चाहिए, ताकि ये स्वतंत्र रूप से काम कर सके। अब ये सारे अगर मिल जाएं तो देखिए भारत का क्या होगा। और उनमें से सारे को तो छोड़िए, 2 मिल जाएं, मीडिया और जो लॉ मेकर्स, तो वही होगा जो पिछले 10 साल में हुआ था। सो इतनी नज़दीकी हो गई। अब वो नज़दीकी, जब ये सरकार आई तो प्रधानमंत्री मोदी जी का अपना काम करने का एक स्टाइल है, अमित शाह जी का अपना स्टाइल है, और उन्होंने कहा कि ये दूरी बनानी जरूरी है ताकि लोकतंत्र सही तरह चल सके। और ये 2 साल लगे कि अब एक ऐसा रिलेशनशिप हो गया, एक रिस्पेक्ट का हो गया, म्यूचुअल रिस्पेक्ट का हो गया, जहां हम समझते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, आपको लिबर्टी होनी चाहिए, आपको सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए, और जहां सरकार की जो कमियां हैं वो भी दिखाइए, और जहां सरकार अच्छे काम कर रही है वो भी दिखाइए। और सरकार अपनी तरफ से ऐसा माहौल बनाए कि आप मीडिया इस बैलेंस के साथ आप और सरकार जी सके। तो मुझे लगता है आज मीडिया को एक तरह से एक ये भी विश्वास है, जो हमारा इस बार का जो नारा है कि साथ है, विश्वास है और विकास है। तो
ये साथ और विश्वास सिर्फ जनता के साथ नहीं है, मीडिया के साथ भी है, साथ भी है और विश्वास भी है। Don't you think there is a considerable change in the mood and attitude of media towards Narendra Modi for the last 3 years? There is. Absolutely, there is a change in how media perceives the Prime Minister Modi now, our Prime Minister Modi now, and I think there's a lot of respect. अभी तक पिछले 2-2.5 साल में जनता का विश्वास प्रधानमंत्री जी की तरफ पूरा हो गया था। शुरू के 1 साल में मीडिया का कम था, उसके अगले 1 साल में थोड़ा थोड़ा मीडिया का विश्वास जगने लगा। मुझे लगता है आज मीडिया को विश्वास है कि कुछ भी कहो कि कड़े ये निर्णय लेते हैं, लेकिन काम ठोस करते हैं, बिल्कुल पक्का करते हैं और एक इस तरह एक स्वरूप में करते हैं कि जन जन तक विकास पहुंचे। तो अगर बदलाव आएगा इस देश में तो सबको विश्वास है कि ये व्यक्ति हैं ऐसे जो बदलाव ला सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार अभी भी कुछ मीडिया ग्रुप्स जो अनफ्रेंडली हैं उनको रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जो फ्रेंडली नहीं है उनको आप रिमोट कंट्रोल से कैसे कंट्रोल कर सकते हो? वो तो फ्रेंडली नहीं है, तो ऐसी कोशिश बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ना तो हम ज़्यादा नज़दीकी रखते हैं और ना ही ज़्यादा दूरी रखते हैं। हमने अपनी तरफ से जो काम कर रहे हैं उसका रिपोर्ट कार्ड हमने पूरी मीडिया के सामने रखा और अब ये उम्मीद रहेगी कि मीडिया सच्चे रूप में, सच्ची तरह से हमारे काम को जनता तक लेके जाए। 3 साल पूरे होने पे एक बड़े अखबार ने सर्वे किया और उसने कहा कि 56% लोग ये कह रहे हैं कि 2019 में नरेंद्र मोदी को 2014 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी और यही बात अमित शाह ने भी कही है। आपको भी लगता है? ऐसा हुआ तो जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा इस देश पे, क्योंकि इस देश को बदलने के लिए 5 साल बहुत कम है। और एक तरह से प्रधानमंत्री जी ने आते ही कहा था कि अगर मेरा विजन है तो 2019 तक का विजन नहीं है। उन्होंने कुछ एक जो लक्ष्य रखे वो 2022 तक रखे। कारण यही था कि काम करेंगे, समय दे के काम करेंगे, समय सीमा में काम करेंगे और हर बार रिपोर्ट कार्ड दिखा के यकीन करेंगे कि काम हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी है, बहुत से लोग जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी कुछ हद तक कई जगह अभी भी स्लो है। उस ब्यूरोक्रेसी को उसमें एक गति लाने की जरूरत है, एक ओनरशिप की जरूरत है कि ये काम हमारा है, इसकी ओनरशिप मेरी है और उस ओनरशिप से एक अपनत्व से काम करने की जरूरत है। ये काम किसी और का है, ऐसे काम कभी नहीं हो सकता। तो वो ओनरशिप की आज जरूरत है। हर फील्ड में जो हमारे सरकार के जो अधिकारी हैं, अगर अपने अपने डिपार्टमेंट की ओनरशिप लेने लग जाएं कि ये मेरा डिपार्टमेंट है, जैसे ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, अगर हर सरकार का अधिकारी ये कहे कि ये मेरा है, अब मैं इसको अपने पूरे मन से करूंगा, पूरा देश एकदम बदल जाएगा। इसमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन ये होके रहेगा। जितने भी सर्वे पिछले 4-5 दिनों में आए उन सब में एक बात क्लियर है कि 2019 में फिर से नरेंद्र मोदी सरकार बनाएंगे। आपको भी लगता है? एक विश्वास हमें भी है और उसी विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। जिस पारदर्शिता से और जिस निर्णायक तरीके से सरकार के हर मंत्री, हर विभाग काम कर रहा है और खुद प्रधानमंत्री जब हर क्षेत्र के अंदर अपना उदाहरण, पर्सनल उदाहरण देते हैं, संगठन के अंदर हमारे जो अध्यक्ष हैं वो खुद आज 95 डेज की यात्रा में है, तो हर चीज ऐसी हो रही है जिससे यह विश्वास होता है कि ऐसा अभूतपूर्व है। तो जनता भी तो देखेगी कि ये अभूतपूर्व है। तो अगले 2 साल के लिए क्या रोड मैप है, क्या विजन है सरकार का? जो लक्ष्य अभी रखा हुआ है उसी लक्ष्य पे काम करते रहना। अभी तो टारगेट्स काफी अचीव करने और बाकी हैं। गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, इसको समर्पित सरकार है और इसके समर्पण के लिए हमारे को अलग अलग लक्ष्य पूरे करने हैं। तो चाहे वो भ्रष्टाचार को खत्म करना और उसको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, जो भी सुविधाएं हैं वो डायरेक्ट लोगों के खाते तक पहुंचानी, शिक्षा को और बढ़ाना, तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो बढ़ रहे हैं, देश को और सुरक्षित करना बाहर से भी और अंदर से, जो जड़ें खोखली हो रखी हैं भ्रष्टाचार की वजह से उसको खत्म करना, ये सारा हमारे लक्ष्य का एक हिस्सा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देखिए किस तरह से सड़कों का जाल बिछ रहा है
वो बहुत ज़रूरी है। पूरा सारा का सारा तब्दीली उसी से आएगी। यू आर होल्डिंग ए वेरी की पोर्टफोलियो, सूचना प्रसारण मंत्रालय, तो इसमें क्या मेजर कंट्रीब्यूशन आपके कार्यकाल में हुआ है? जो भी सरकार निर्णय लेती है, जैसे भी योजना बनाती है, उस योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। तभी तो मैं जान पाऊंगा कि मेरे कौन सी योजना है जिसका मैं बेहतर से बेहतर लाभ उठा सकता हूं। तो ये जो रोल है, ये जो मैंडेट है, ये सूचना प्रसारण मंत्रालय का है। और उसको प्रधानमंत्री जी ने थोड़ा और बढ़ा दिया, कहा कि आप फीडबैक भी लेकर आइए लोगों से। जब कुछ एक हमारे कार्यक्रम है उसके अंदर लोग टेलीफोन करते हैं, मन की बात होती है तो लाखों फ़ोन कॉल आते हैं, सुझाव आते हैं। उसके अंदर MyGov एक वेबसाइट है, mygov.in वेबसाइट है, उसमें लगातार चर्चाएं चलती हैं कि इस देश को किस तरह से बदला जा सकता है। मतलब आज एक साधारण व्यक्ति भी अपनी राय दे सकता है कि मैं देश को कैसे बदलना चाहूँगा और प्रधानमंत्री जी क्या निर्णय लें। ये बदलाव आ गया। जब मंत्री जाते हैं, अभी जैसे जा रहे हैं, तो अलग अलग जगह से फीडबैक लेकर आ रहे हैं। हमने 15 अगस्त में हम गए, लोगों से फीडबैक लेकर आए। 2016 का बजट था तब हम गए, और 2 साल पे गए, अभी 3 साल पे जा रहे हैं। दूरदर्शन की छवि एक सरकारी माध्यम की है, तो इसे मार्केट फ्रेंडली और कॉम्पिटिटिव कैसे बनाएंगे, क्या कर रहे हैं? देखिए, एक चीज़ समझनी थोड़ी ज़रूरी है, और आपके जो दर्शक भी जो सुन रहे होंगे उनमें अक्सर ये उनके दिमाग में आता रहे कि भाई दूरदर्शन ये जो बाकी सभी चैनल्स हैं उनकी तरह क्यों नहीं हो जाता। तो आप सोचिए कि कोई भी और चैनल 23 भाषाओं के अंदर कार्यक्रम नहीं दिखाती। हाँ, अब जी है, जी के कई सारे रीजनल चैनल हैं, तो आप वो रोल अदा कर रहे हैं। ऐसे एक आध और चैनल हैं जो वो रोल अदा कर रही हैं, लेकिन बहुत बड़े रूप में और कई सालों से ये दूरदर्शन है जो 23 भाषाओं के अंदर एंटरटेनमेंट का भी कार्यक्रम बना रहा है, खबरों को भी दे रहा है, और वहाँ के फोक और कल्चर को एक तरह से एक प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं। लेकिन फिर भी दूरदर्शन को और बेहतर बनाना है। अभी हमारी जो खबरें हैं वो सीधे फ़ोन पर आती हैं, जैसे कुछ एक और चैनल्स की आती है, और लाइव टीवी आप देख सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर, चाहे एंड्रॉयड हो या एप्पल हो। तो ये लगातार एक प्रोसेस है जिसको, और उसमें आपकी राय भी लेंगे, आप एक्सपर्ट हैं इस डोमेन में। तो ये नॉर्थ ईस्ट के लिए आप एक नया चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं, अरुण प्रभा। पहले एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, आपने डीडी किसान लॉन्च किया था, फेल हो गया। तो क्या सेफ गार्ड लेंगे कि ये नया चैनल फेल नहीं हो, नॉर्थ ईस्ट में रियली कंट्रीब्यूट कर सके, जो इसका मैंडेट है? ये जैसे जो भी चैनल होती है, आप तो खुद मीडिया में है, जो भी चैनल कभी लॉन्च होती है तो उसमें अप एंड डाउन आता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर इतने सारे राज्य हैं, और उन सब को एक ही चैनल अभी तक दूरदर्शन का उनको सबको प्रोग्राम दिखा रहा था। इस कारण से अरुण प्रभा करके एक चैनल है, उसको लॉन्च करा है, और 900 के करीब सीरियल आए हैं, उसमें से सिलेक्शन अभी चल रहा है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि उस पूरे क्षेत्र को और बेहतर से बेहतर कार्यक्रम दिखाए जा सकें, ताकि वहाँ का एंटरटेनमेंट भी हो और इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे जाए। और उसमें भी हमने इस तरह से रखा है कि 50% जो कार्यक्रम है वहीं के लोकल लोग बनाएं, ताकि एक फ्लेवर रहे नॉर्थ ईस्ट। ऑल इंडिया रेडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट? ऑल इंडिया रेडियो को एक तरह से FM के ऊपर हमारा जोर है। लोग आजकल FM को सुनना पसंद करते हैं, क्लैरिटी ज़्यादा रहती है, और दूसरी मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप सुन सकते हैं। देश में तकरीबन अभी 40% से हमें 65% FM स्टेशंस को बढ़ाना है। अगले इन्हीं 1-1.5 साल में हम इसको करेंगे। तो एक्सपेंशन फेज में है FM और ऑल इंडिया रेडियो। तो FM का सेकंड ऑप्शन था, कहते हैं पिट गया, सक्सेस नहीं हुआ, कैसे? क्या ये भी मार्केट ड्रिवन चीज़ें होती हैं। Good. और सरकार के उसमें एक चीज़ और आपको, आप खुद सरकार में रहे थे पहले, जो ऑक्शन के जो फेजेस चल रहे हैं उसमें जो बेसिक ऑक्शन की जो रेट है वो पहले डिसाइड हुई थी 2011 में, उसको अभी बदल नहीं सकते। इस वजह से उस ऑक्शन पर चल रहे हैं। इससे जो पहले ऑक्शन हुआ, मतलब कुछ महीने पहले, वो बहुत सफल हुआ। उसमें जितना हमने एक्सपेक्टेंसी थी उससे कहीं गुना ज़्यादा पैसा आया। इस बार क्योंकि हम छोटे शहरों में गए और वही बेस प्राइस थी, शायद इस कारण से वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ।
इसको ध्यान में रख के फिर से निर्णय लेंगे और फिर मार्केट में जाएंगे। DABP में काफ़ी रेड टेप आपने कम किया है, लेकिन एक रेट्स रिवीजन का मामला 2 साल से पेंडिंग है। क्या लगता है जल्द कोई सरकार फैसला लेने वाली है? बिल्कुल, इसके ऊपर मुझे लगता है 1 या 2 महीने के अंदर ही निर्णय हो जाएगा, बल्कि बहुत जल्द हो सकता है। मैंने फाइल को साइन कर दिया है, वेंकैया जी के पास है, वो तुरंत हो जाएगा। हमारी सरकार आने के बाद हम उस समय का जो निर्णय हुआ था उसको नहीं इम्पोज करना चाहते थे। मार्केट को ध्यान में रखते हुए हमने फिर से एक कमेटी बिठाई। कमेटी बिठाकर जो आज की जो रेट्स हैं उसको ध्यान में रखकर अभी निर्णय हुआ है। और आप देखेंगे कि जैसे ये पब्लिक डोमेन में आएगा, जो रीजनल चैनल्स हैं और जिनकी रीच वाकई में अच्छी है, जिनकी TRP अच्छी है, उनको बहुत लाभ मिलेगा इससे। सेंसर बोर्ड में कोई प्रैग्मेटिक इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, रिफॉर्म ला रहे हो कुछ? सेंसर बोर्ड को हमने आमतौर पे इसको सर्टिफिकेशन बोर्ड बोलते हैं। सर्टिफिकेशन बोर्ड के अंदर हम उसको ऑनलाइन लेकर आ गए हैं और सरकार का ये मत है कि सरकार इसमें कभी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रखती। बोर्ड जब चेंज होगा तो नए व्यक्ति आएंगे, उनकी नई विचारधारा होगी। 2019 के चुनाव के बारे में अमित शाह ने पिछले दिनों कहा कि ये चुनाव अखबार और टेलीविज़न से नहीं लड़ा जाएगा, डिजिटल इंडिया से लड़ा जाएगा, मोबाइल पे लड़ा जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं डिजिटल मीडिया, डिजिटल इंडिया, इसके प्रमोशन के लिए कुछ? ये सब्जेक्ट वैसे है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय का, और उनका सब्जेक्ट होने के बावजूद भी मुझे पता है कि तकरीबन 1,70,000 किलोमीटर का अंडरग्राउंड फाइबर ऑप्टिक केबल बिछ चुका है पूरे देश के अंदर। तकरीबन 70,000 गांव ऐसे हैं जहां पर ये फाइबर ऑप्टिक केबल पहुंच गया है। सो बहुत तेज गति से ये काम हो रहा है, और सिर्फ सरकार ही नहीं कर रही, कुछ एक प्राइवेट कंपनीज भी हैं, वो भी इस पे काम कर रही हैं। कनेक्टिविटी धीरे धीरे बेहतर होती जा रही है, और आज ऐसा प्रधानमंत्री जी का जो विजन है डिजिटल इंडिया का, उसका महत्वपूर्ण सबसे कारण ये है कि जैसे ही आप हर चीज़ अपने डिजिटल पे ले आते हो, इंटरनेट पे ले आते हो, तो अपने आप ट्रांसपेरेंसी हो जाती है। आप देखिए आज हर व्यक्ति के पास, हर युवा के पास, महिला के पास एक फ़ोन है, किसान के पास फ़ोन है, और फ़ोन के ऊपर वो हर मंत्रालय का काम देख सकते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी है आज। कहाँ किस ज़माने में दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, आज वो नहीं है। तो न केवल इलेक्शंस इसके ऊपर होंगे, बल्कि आपका पूरा का पूरा गवर्नेंस मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर हो रहा है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया के मिसयूज़ की बात चलती है आजकल, खास करके कश्मीर वगैरह में। तो सरकार क्या इसको रेगुलेट करने के लिए कोई कानून बनाने का इरादा रखती है? रेगुलेशन सरकार नहीं करना चाहती, सरकार का मत बिल्कुल नहीं है रेगुलेट करने का। और कश्मीर में जब होता है तो बहुत लिमिटेड समय के लिए करा जाता है। एक तरह से वो भी इस कारण से होता है कि अगर कोई अफवाह चले, कोई गलत प्रचार चले, तो उससे लोगों को ज़्यादा हानि हो सकती है, उससे दंगा फसाद हो सकता है, उससे देश को हानि हो सकती है। तो एक लिमिटेड समय के लिए इंटरनेट को कश्मीर जैसी व्यवस्था में रोक देती है। केबल ऑपरेटर्स के मोनोपोली को आपने काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है, लेकिन कुछ राज्यों में कुछ ग्रुप्स अभी भी केबल पे कंट्रोल किए हुए हैं, जैसे पंजाब। कोई दूसरा चैनल खड़ा नहीं हो सकता। तो जो केबल माफिया है उसको तोड़ने के लिए आपका मंत्रालय कभी कुछ करेगा? किसी समय किसी ने अपना नेटवर्क ज़्यादा फैला दिया, अब वो दूसरे को आने में उनके लिए दिक्कत पेश कर रहा है। तो ये मार्केट ड्रिवन फोर्सेस हैं, और काफ़ी हद तक इसका लोकल जो राज्य सरकार है उसके ऊपर निर्भर करता है। और अब एक आखिरी सवाल कि सारे देश में 3 साल में कुछ न कुछ हुआ है, आपके निर्वाचन क्षेत्र में आप क्या कर पाए हैं? जो ये बदलाव है वो तभी संभव है जब हर निर्वाचन क्षेत्र तक ये बदलाव पहुँचे। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जिस तरह के लोग हैं वो बहुत बढ़िया, बहुत विनम्र और बहुत स्नेह वाले लोग हैं, और जिस तरह से मुझे उन्होंने परिवार में जोड़ा है, और उनकी ऊर्जा से मैं वहाँ पर और काम करता हूँ, और हमेशा इसी उसमें रहता हूँ कि किस तरह से अपने क्षेत्रवासियों के लिए ज़्यादा अवसर लेकर आऊँ, अपने युवाओं के लिए और अवसर लेकर आऊँ। राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है वहाँ पे, मेरी 4 या 5 विधानसभाओं से होकर निकलता है।
NH8, उसको पिछले 2-2.5 साल के अंदर बहुत सुधार आ गया। 17 फ्लाईओवर बने हैं पिछले 2-2.5 साल के अंदर। कहाँ इस फ्लाईओवर को ख़त्म, इस हाईवे को ख़त्म होना था कई साल पहले, 17 फ्लाईओवर ख़त्म हुए हैं। और अब क्योंकि वहाँ हादसे काफ़ी होते हैं तो हम 22 फुट ओवर ब्रिज बनवा रहे हैं ताकि जो गांव वाले हैं वो एक दूसरी जगह जा सकें रैंप के साथ, ताकि मोटरसाइकिल हो, उसमें एलिवेटर भी लगेंगे कुछ एक के अंदर। तो सर्विस लेन पूरी तैयार हो रही है। तो उस पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग को बेहतर बनाया जा रहा है। विराटनगर है उसमें, उसको पर्यटन क्षेत्र के अंदर बदला जा रहा है। जो स्कूल्स हैं उनको बेहतर बनाया जा रहा है। एक युवाओं के लिए एक अलग से एक प्लेटफॉर्म तैयार करा है ताकि युवा शक्ति जो है अपना उनका जो पोटेंशियल है उसको जान सके। तो खेलों के माध्यम से, सेना की भर्ती के माध्यम से एक तरह से शारीरिक प्रशिक्षण चल रहा है। सब युवाओं को एक साथ लाया जा रहा है और अलग अलग स्पोर्ट्स के ग्राउंड बन रहे हैं। 95 स्पोर्ट्स के ग्राउंड में बना चुका हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। आपका जो डेवलपमेंट एजेंडा है राजस्थान में, आपके इलाके में, उसे लागू करने में वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर का कैसा सहयोग? CM का तो पूरे क्षेत्र के लिए जो विजन है वो अनप्रेसिडेंटेड है। उनकी जो एनर्जी है काम करने की वो अनप्रेसिडेंटेड है। और जिस तरह से, जिस समन्वय से वो केंद्र सरकार के साथ काम कर रही हैं, जिस तरह से बेटी बचाओ का कार्यक्रम जो केंद्र सरकार का है वो CM साहिबा तो अपने पिछले कार्यकाल में भी उठा चुकी थी। जिस तरह से उन्होंने भामाशाह कार्ड बनाया और उस भामाशाह कार्ड को अब इंश्योरेंस से उन्होंने जोड़ दिया, मेडिकल फैसिलिटीज से उन्होंने जोड़ दिया और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से उन्होंने जोड़ दिया। यानी जो करप्शन हो रहा था फूड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, वो अपने राज्य में उन्होंने किस तरह से इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको कवर करा। तो आप तो हर सैटरडे संडे अपने इलाके में रहते हैं, बहुत काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है 2019 में फिर से जनता जिता के भेजेगी पार्लियामेंट आपको? अपनी तरफ से, जैसे हर क्षेत्र में, चाहे वो सेना हो चाहे खेल हो, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना, ये मेरा लक्ष्य रहता है। और जिम्मेदारियां केंद्र में भी हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी हैं। लेकिन निर्वाचन क्षेत्र में लगातार जाकर जो लोगों का स्नेह है वो पाकर, और जितना काम वहाँ कर सकते हैं, और जितने मेरे विधायक हैं वहाँ पर, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, मतलब इससे बढ़िया टीम मैं अगर खुद भी बनाता तो नहीं बन सकती थी। तो एक तरह से एक आशीर्वाद है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।